हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, जिसके चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही है और कक्षा 10 और कक्षा 12 जो बोर्ड क्लास है, लॉकडाउन के ख़त्म होते ही इनके सबसे पहले मैथ्स का पेपर, उसके बाद में सामाजिक का पेपर होगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान शिक्षा विभाग की तरफ से एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसका नाम है स्माइल प्रोग्राम। इसके तहत रोज सुबह 9 बजे जो तैयारी करने के लिए मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा और आप अपने टीचर्स की हेल्प से उस मटेरियल को पढ़ करके, उसको समझ करके और अपनी जो तैयारी है उसको जारी रख सकते हैं। तो इसी क्रम में आज कक्षा 10 का गणित का एक पेपर दिया है और जिसमें 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये जो 10 क्वेश्चन हैं ये आपको सॉल्व करने हैं और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो क्वेश्चन आपको टीचर से पूछना है। तो मैं आज ये जो 10 क्वेश्चन का पेपर आया हुआ है, ये पेपर मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण का प्रयोग करके 95 इंटू 95 इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो ये जो विधि होती है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, इसमें आपको जो भी संख्या दे रखी होती है इसके हमें 2 भाग करने होते हैं। एक भाग जो होता है वो इकाई और दाई वाले जो अंक है वो, और दूसरा है जो शेष निखिलम अंक जो है ये, है ना। तो इसमें शेष निखिलम अंक है ये परस्पर समान होने चाहिए ये विधि लगाने के लिए। और दूसरा है कि इसके इकाई और दहाई के अंकों का योग या तो 10 या फिर 100 या फिर 1000 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास में इकाई के जो अंक है वो है 5। इकाई का अंक ये है हमारे पास में 5 और जो दूसरा वाला है उसमें भी इकाई का अंक 5 है। तो इसके अंकों का जो योग है वो हमारे पास में आ रहा है कितना, 5 + 5 मतलब 10, ठीक है। और शेष निखिलम अंक है यहाँ पे 9, ठीक है। शेष निखिलम अंक ये 9, यहाँ पे भी 9, दोनों के दोनों समान है, इसलिए हम इस विधि को इसमें लगा सकते हैं। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, जो शेष निखिलम अंक है उसको लिखते हैं और इसके अगले अंक से आप इसको गुणा कर देते हैं। यहाँ पे इसके 2 भाग होते हैं। ये वाला जो भाग होता है ये होता है इसका दायां भाग और ये होता है इसका बायां भाग, ठीक है। तो यहाँ पे जो बायां भाग है इसमें हम शेष निखिलम अंक को लिखते हैं और उसके आगे अगला जो अंक उससे उसको गुणा कर देते हैं और इकाई के अंक जो है उनको आपस में गुणा कर देते हैं। तो ऐसे करके, और यहाँ पे 9 को 10 से गुणा किया तो ये हो गया 90 और यहाँ पे 5 को 5 से गुणा किया तो ये हो गया 25। अब यहाँ पे एक चीज अपने को ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ अगर आधार आपके पास में 10 है, यहाँ पे आधार हमारे पास में 10 है, इस वजह से इसका जो दायां भाग है इसमें अंकों की संख्या होनी चाहिए कितनी, 2। अगर आधार हमारे पास में होता है 100 तो दाएं भाग में अंकों की संख्या होनी चाहिए 4। अगर आपके पास में आधार है 1000 तो अंकों की संख्या होनी चाहिए कितनी, अंकों की संख्या होनी चाहिए हमारे पास में 6। तो इसी हिसाब से यहाँ पे आधार 10 है, अंकों की संख्या 2 होनी चाहिए, दाएं भाग में हमारे पास में 2 है, इसलिए आप इसको सीधा उतार सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमारे पास में आ जाएगा 9025 मतलब 9025 आंसर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो है, संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती, इसे दशमलव रूप में लिखिए। तो कोई भी जो आपको भिन्न संख्या दे रखी हो, अगर आपको उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है कि भी वो शांत है या अशांत आवर्ती है, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इसके लिए आप सबसे पहले जो भी आपको जो संख्या दे रखी होती है, आप उसका जो हर है, हर वाली संख्या है ना, इसके आप गुणनखंड करते हैं, है ना। तो अगर वो जो गुणनखंड है, अगर वो गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n रूप का हो, ठीक है, तब तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हर में या तो आना चाहिए 2 और या फिर आना चाहिए 5 या फिर आने चाहिए दोनों। अगर ऐसा होता है तब तो वो संख्या किस तरह की हो जाएगी, भिन्न संख्या, शांत दशमलव हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हो, कोई दूसरी संख्या आ जाती है इसमें 2 और 5 के अलावा, तो वो संख्या हो जाती है किस तरह की, अशांत और आवर्ती हो जाती है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन के अंदर इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे 17/8 है, 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, 8 के होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब ये होता है 2 की घात 3। तो देखिए अभी मैंने बोला आपको कि जो हर है उसमें या तो आना चाहिए केवल 2 या फिर आना चाहिए केवल 5 या फिर आना चाहिए 2 और 5 दोनों। तो यहाँ पे 2 की घात क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसका मतलब ये संख्या किस तरह की संख्या हो गई है, ये संख्या है शांत
दशमलव संख्या। ठीक है, अब हम इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए हर में जितने 2 हैं उतने ही आपके पास में 5 होने चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास में 2 कितने हैं, 2 हैं 3, इसलिए आप क्या करेंगे, 2 की घात 3 तो आपके पास पहले से है, तो आप क्या करेंगे 3 ही आपको 5 चाहिए, तो 5 की घात 3 से ऊपर और नीचे आप क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, आगे आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 17 इंटू 5 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 5 की घात 3 का मतलब होता है 5 25, 25 पंजे 125, मतलब कितना 125 बट्टा 2 इंटू 5, इसका कितना हो गया 10, तो ये हो गया 10 की घात 3। अब आप 17 को 125 से गुणा करके देख लेंगे कि कितना आता है। तो 17 को 125 से गुणा करते हैं तो हमारे पास में आते हैं 2125। इसको मैं इधर ही कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 2125 बट्टा नीचे 10 की घात 3, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 जीरो, मतलब 1000। आप चाहें तो जरूरी नहीं है कि आप 10 की घात 3 को इस तरह से लिखें, आप वैसे लिखें तो भी ठीक है। अब अगर नीचे 3 जीरो है तो ऊपर जो भी आपको संख्या दे रखी है उसमें आपको इकाई की तरफ से 3 अंकों के बाद में पॉइंट लगाना है। तो ये हो जाएगा 2 1 2 5, 3 अंकों के बाद में आपको पॉइंट लगाना है, तो 1 2 और 3, तो ये यहाँ पे आप लगा देंगे पॉइंट दशमलव, तो इसका दशमलव रूप हो गया 2.125 और ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है 3x + 4y = 25, इसमें x बराबर -1 रखने पर y का मान क्या आएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी आपको समीकरण दे रखा है, यहाँ समीकरण दे रखा है हमें 3x + 4y = 25, इसमें आप x की जगह पे क्या रख देंगे, -1 रख देंगे, तो 3 इंटू x की जगह पे आ जाएगा -1 प्लस 4y = 25, तो 3 को -1 से गुणा किया तो ये हो गया -3 प्लस 4y = 25, तो 4y बराबर -3 उधर चल जाएगा तो हो जाएगा 25 प्लस का 3, तो 4y बराबर 25 और 3 कितने हो गए 28, तो y बराबर हो गया 28 बटा 4, 4 संते 28, तो y बराबर कितना हो गया 7। हमारे पास में आंसर आ गया y बराबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपको साइन थीटा का मान दे रखा है 1/2, तो 1 - sin स्क्वायर a sin a का मान पूछा है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे आपको या तो साइन थीटा अगर दे रखा है तो क्वेश्चन में यहाँ साइन a नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे साइन थीटा ही होना चाहिए था दोनों जगह पे। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन में साइन a मानते हैं तो यहाँ पे आपको मान भी साइन a का ही दिया हुआ होना चाहिए था, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक है, तो हम इसको सही कर लेंगे। तो ये जो आपको साइन थीटा दे रखा है इसको आप साइन a मान के चलेंगे। यहाँ पे आपको साइन a का मान कितना दे रखा है 1/2। अब हम इसका मान ज्ञात करेंगे जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, 1 माइनस के साइन स्क्वायर a बटा साइन a बराबर 1 माइनस साइन a की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 1/2, उसका क्या किया हुआ है स्क्वायर, बटा साइन a की जगह पे हम लिख देंगे 1/2। इसको हम आगे हल करेंगे तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1, 2 का स्क्वायर हो गया कितना 4 बटा 1/2 का 1/2। ठीक है, इसको आप आगे करेंगे तो 1 में से आपको 1 माइनस 1/4 जो है ये घटाना है, तो इसको आप करेंगे लघुत्तम आ जाएगा 4। इसको हम सीधा भी कर सकते हैं, 4 को आपने 1 से गुणा किया तो आ गया 4, बीच में माइनस 4 में 4 का भाग दिया 1, 1 को 1 से गुणा किया 1, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो यहाँ आपने लिखा 3/4, ये हो गया 1/2। अब इसको आगे करेंगे तो ऊपर वाली संख्या को आप बट्टा के नीचे लिखेंगे, ये तो 3 बट्टा के ऊपर 4 बट्टा के नीचे, और नीचे वालियों में से मतलब ये आ जाएगा 1 इधर और 2 आ जाएगा नीचे वाला ऊपर। आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे 3/4 है और 1/2 है, तो सबसे ऊपर वाली और जो सबसे नीचे वाली है ये तो आपको लिखनी है बटा के ऊपर, और जो बीच वाली दोनों संख्याएं हैं ये आपको लिखनी है दोनों बटा के नीचे। अब आप इसकी काटापीटी कर लेंगे तो 2 एकम 2 और ये हो गया 2 दूनी 4, तो इसका आंसर हो गया ऊपर कितना है 3 को 1 से गुणा किया तो हो गया 3 बटा नीचे 2 है तो 2 को 1 से गुणा किया तो कितना हो गया 2, तो इसका आंसर आ गया 3/2। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कंप्लीट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, cos² 15 प्लस cos² 75, इसका हमें मान ज्ञात करना है।
तो ये जो क्वेश्चन है ये हमने त्रिकोणमिति में सूत्र पढ़े हैं 90 माइनस थीटा वाले, तो वहाँ से ये क्वेश्चन है। तो जैसा कि अपने को पता है कि अगर आपको कोस थीटा दे रखा हो तो उसका सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा। मतलब जैसे यहाँ पे कोस थीटा का मान यहाँ पे कितना है 15 है, तो आप इसको लिखेंगे कोस 15 बराबर साइन में ये किसके बराबर है 90 में से 15 घटाने के बाद जो बचता है उसके बराबर है। मतलब कोस 15 है ये बराबर हो गया कितने के साइन 75 के। कोस 15 और साइन 75 दोनों आपस में बराबर हैं, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कोस 15 की जगह पे साइन 75 भी लिख सकते हैं। तो ये आप कोस 15 जो इसकी जगह पे लिखेंगे साइन 75 और इसके स्क्वायर लगा हुआ है तो इसलिए इसके भी स्क्वायर लगा देंगे प्लस कोस स्क्वायर 75। अब ब्रैकेट के बाहर जो स्क्वायर है ये साइन पे लग जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 75 प्लस कोस स्क्वायर 75। अब जैसा कि आपको अस्मिका जो पहली अस्मिका है ये आपको याद होगी, उसमें क्या था कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमेशा 1। मतलब अगर साइन में भी थीटा का मान और कोस में थीटा का मान दोनों आपस में बराबर है, स्क्वायर लगाया हुआ है, दोनों जुड़े हुए हैं, तो उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 1। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का काम कर रहा है 75, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा का काम कर रहा है 75, दोनों का स्क्वायर है आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास में आ जाएगा 1। तो ये हमारा आंसर हो गया 1। क्वेश्चन नंबर 6 है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 144, 180 तथा 192 के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करो। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो तीनों संख्याएं दे रखी है आपको इनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। 144 का, 180 का और 192 का। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इकाई का अंक यहाँ पे क्या है 4, इसलिए किसका भाग जाएगा 2 का। तो 2 का भाग देंगे 1 में जाएगा नहीं, 14 में देंगे तो कितना जाएगा 2 संते 14, कुछ बचा नहीं। अब आगे चलेंगे तो 4 में 2 का भाग जाएगा कितनी बार 2 बार। दोबारा से इकाई का अंक क्या है 2, किसका भाग जाएगा 2 का। 7 में 2 का भाग कितनी बार 2 तिया 6, बच गया कितना 1, 1 और 2 कितने हो गए 12, कितनी बार जाएगा 6 बार, 2 6 12। फिर 2 का भाग देंगे 3 में कितनी बार 1 बार, तो 2 1 2, बच गया कितना यहाँ पे 1, 1 और 6 कितने हो गए 16, तो 2 अंटे कितना हो गया 16। ठीक है, फिर 2 का देंगे 18 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 नाम 18 9 बार। फिर 3 का देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 का 3 में कितनी बार 1 बार। तो ये हमारा 144 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। उसके बाद 180 का करेंगे, 2 का भाग देंगे आप सबसे पहले किसमें 18 में, कितनी बार जाएगा 2 नाम 18 9 बार। यहाँ कितना है 0, उसको ऐसे कैसे उतार लेंगे। फिर 2 का भाग देंगे किसमें 9 में, 2 4 8, बच गया कितना 1, 1 और वो 0 कितने हो गए 10, कितनी बार जाएगा 2 पंजे 10 5 बार। अब देखिए इकाई का अंक 5 है तो इसमें 2 का भाग तो जा नहीं सकता। अब आप 3 के लिए चेक करेंगे, 3 के लिए चेक करने के लिए हम क्या करते हैं दोनों अंकों को आप जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पे 4 और 5 दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 9 आएगा। 9 3 के पाड़े में आता है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। तो आप 3 का भाग इसमें देंगे तो 3 1 3, बच गया कितना 1, 1 और 5 कितने हो गए 15, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। फिर आप 3 का देंगे 15 में वापस, 3 के पाड़े में 15 कितनी बार आता है 5 बार आता है, 3 पंजे 15। फिर 5 का दे देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार। अब 192 तो 2 का भाग देंगे आप 19 में, कितनी बार 2 नाम 18, बच गया कितना 1, 1 और 2 कितने हो गए 12, कितनी बार जाएगा 6 बार, 2 6 12। फिर आप 2 का भाग देंगे 2 4 8, बच गया कितना 1, 1 और 6 16, कितनी बार 16, 2 अंटे 16। फिर 2 का देंगे 2 दूनी 4 और 2 4 8। फिर 2 का देंगे 2 1 2, 2 दूनी 4। फिर 2 का देंगे 2 6 12। फिर 2 का देंगे 3, फिर 3 में 3 का 1 बार। तो आपके पास में ये आ गया। अब हमें क्या करना है इसका लसागु में से ज्ञात करना है। तो लसागु में से ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले तो ये जो भी संख्याएं आपको दे रखी है आप इनके अभाज्य गुणनखंड साइड में लिख लेंगे। 144 का कितना आया था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद में 180 का कितना आया था 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। फिर 192 का कितना आया था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
3, मतलब 2 कितनी बार आ गया, इसमें 6 बार आ गया, ठीक है, और 3 एक बार आ गया। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लिया। अब सबसे पहले हम इसका मैं से ज्ञात करते हैं। तो मैं से ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं, इसमें से देखते हैं कि कॉमन जो भी संख्याएं आई है, जो भी नंबर आपके कॉमन है, वो आपको मैं से के रूप में लिखने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 सब में है, एक और 2 ये भी सब में है, उसके अलावा और तो है नहीं, जैसे 2 इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है। अब फिर 3 देखते हैं, तो 3 एक इसमें है, इसमें भी है, और 3 इसमें भी है। इसके अलावा 5 है, लेकिन 5 इसी में है, इन दोनों में नहीं है। तो इसका मतलब इसका मैस हो जाएगा 2 गुणा 3, मतलब 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो ये तो हो गया इसका मैस है। उसके बाद में आप ज्ञात करेंगे इसका लैस है। लैस है ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जो भी तीनों संख्याएं हैं उसमें कोई भी जो संख्या है ना गुणनखंड वाली, वो ज्यादा से ज्यादा बार जहाँ पे आई हुई है ना, उसको उतनी बार उसमें लिखते हैं। जैसे 2 इसमें कितनी बार आया, 1 2 3 और 4, 4 बार आया। 2 इसमें कितनी बार आया, 2 बार आया। 2 इसमें कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, तो ज्यादा बार इसमें आया है, 6 बार। तो इसलिए अब क्या करेंगे, 2 को कितनी बार लिख लेंगे, 6 बार लिख लेंगे, 5 और 6, ठीक है। 3 इसमें कितनी बार है, 2 बार। इसमें कितनी बार है, 2 बार। इसमें कितनी बार है, 1 बार। तो ज्यादा बार 3, इसमें भी 2 बार, इसमें 2 बार है, तो आप 2 बार इसको लिख लेंगे। तो ये जाएगा 3 × 3। उसके बाद में 5 इसमें है ही नहीं, इसमें 5 एक बार है और इसमें 5 है ही नहीं, तो एक बार वाला जो है वो आप इसमें लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको आप गुणा करके लिख लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी एक तो हो गया 64, है ना। फिर 3 तिया 9 और 9 पंजे 45। तो आप अब क्या करेंगे, आप 64 को 45 से गुणा करके लिख देंगे, कितना आता है। तो आप 64 को 45 से गुणा करके चेक कर लेंगे कितना आता है। तो ये आता है 2880, 2880। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 है, द्विघात बहुपद x² + 5x - 6 के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये जो आपको द्विघात समीकरण दे रखा है, इसका आपको क्या ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो x² + 5x - 6 = 0, इसके हम हल ज्ञात करेंगे। इसके 2 हल होंगे क्योंकि इसकी घात 2 है ना। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके ABC जो है वो पता कर लेंगे। तो यहाँ पे a का मान कितना है, x² का गुणांक a होता है, तो इसका मतलब a है 1। b यहाँ पे कितना है, x का गुणांक b होता है, तो ये b है हमारे पास +5, और c है हमारे पास में कितना, यहाँ पे -6। जो संख्या होती है ना वो c होता है, ठीक है। आगे गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं, a और c को आपस में गुणा कर लेते हैं। तो a और c इनको आप आपस में गुणा करेंगे, तो 1 × -6 कितना आ गया, ये -6 आ गया। इसको आप इस तरह से लिख लेंगे। ये जो विधि मैं आपको बता रही हूँ एकदम इजी, एकदम आसान विधि है। इससे आप किसी भी संख्या के जो गुणनखंड है वो आप आसानी से द्विघात समीकरण के गुणनखंड निकाल सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। तो अब 6 है, आप ये देखते हैं 6 किस किस के पहाड़े में आता है ना। तो ये आता है 1 के पहाड़े में 6 बार, फिर 2 के पहाड़े में 3 बार, फिर 3 के पहाड़े में 2 बार, इसको वापस नहीं लिखना, और फिर 6 के पहाड़े में 1 बार, इसको भी वापस नहीं लिखना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो अपने को बीच वाली संख्या जो है इसके टुकड़े करने के लिए जो 2 संख्याएं आपको चाहिए वो इन दोनों में से कोई भी एक होएगी। फिर आप क्या करेंगे, आप इनको जोड़ के और घटा के देखेंगे कि भाई इनमें से कौन सी इसके ऊपर लग सकती है। तो देखिए 1 और 6 7, और 6 में से 1 गए तो 5, तो इसका मतलब इससे भी आ सकता है। और दूसरा 2 और 3 5, और 2 में से 3 घटाए तो 1, इसका मतलब 5 अपने को इससे भी मिल सकता है और इससे भी मिल सकता है। अब अपने को ये देखना है कि भाई इन दोनों में से अपने को कौन सी संख्या लेनी है। अपने को यहाँ पे क्या चाहिए, अपने को यहाँ पे चाहिए +5। अब इस संख्या से +5 कब मिलेगा, जब आप क्या लेंगे, +2 और आप +3 लेंगे, तब आपको क्या मिलेगा, 2 और 3 5। चलो ठीक है, ये मिल जाएगा। लेकिन इन्हीं दोनों संख्याओं को गुणा करने पे आपको क्या मिलना चाहिए, -6 भी मिलना चाहिए। तो जब आप 2 को 3 से गुणा करेंगे तो आपको +6 मिलेगा, लेकिन अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे -6 चाहिए। इसका मतलब ये जो हमने दोनों 2 और 3 संख्याएं ली है ये अपने को नहीं लेनी, अपने को ये वाली संख्या लेनी है। तो यहाँ पे 5 कब आ सकता है, यहाँ पे 5 कब आ सकता है, जब आप +5 चाहिए तो बड़ी संख्या तो ले लें आप प्लस की, और छोटी संख्या ले लें आप माइनस की। तो अगर आप +6 लेते हैं और -1 लेते हैं, तो देखिए +6 -1 तो कितना आ जाएगा,
प्लस का 5 आ जाएगा। और जब आप प्लस के 6 को -1 से गुणा करेंगे तो आपके पास में माइनस का 6 आ जाएगा। तो अपने गुणा वाली जो चीज हो रही है वो भी अपने पास में सेटिस्फाई हो रही है, और जो जोड़ने वाला काम है वो भी हमारा हो रहा है। इसका मतलब हमारी जो दो संख्याएं यहाँ पे हम लेंगे वो हम लेंगे प्लस का 6 और माइनस का 1। तो इस हिसाब से आप इधर इसके गुणनखंड कर लेंगे, टुकड़े कर लेंगे, सॉरी, बीच वाले जो पद है उसके। तो प्लस के 5x की जगह आप लिखेंगे प्लस का 6x, और माइनस का 1 था, इसको आप x से गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का x। प्लस का 6x और माइनस x, ये बीच वाला ये जो था ना, इसके दो टुकड़े हो गए। फिर आगे माइनस का 6 बराबर 0। अब आप इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। पहले वाले दो पदों में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है? x, जो दोनों के पास में वो कॉमन होता है। तो यहाँ पे क्या बचा? एक x बच गया, प्लस यहाँ पे एक x इससे ले लिया तो यहाँ क्या बचा? प्लस का 6। इधर इन दोनों में से क्या कॉमन है? माइनस कॉमन है, ठीक है। और कोई संख्या कॉमन नहीं है, तो जहां कोई संख्या कॉमन नहीं होती वहां पे एक कॉमन माना जाता है। तो यहाँ कॉमन आ गया दोनों में से माइनस का 1। अब यहाँ क्या बच गया? केवल x। यहाँ माइनस था, ले लिया अपन ने, तो यहाँ क्या बच गया? प्लस। और 6 एक कॉमन था, तो इसको ऐसे कैसे लिख देना है? क्यों? क्योंकि 1 के पहाड़े में 6 बार ही आता है, इस वजह से। अब जो दोनों अंदर ब्रैकेट में जो भी आपके पद बचा है वो आपके बिल्कुल बराबर आने चाहिए। अगर बराबर आ रहे हैं मतलब आपका सवाल सही जा रहा है। अब इन दोनों को आप बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस का 6 बाहर और x माइनस का 1 बराबर 0। आप इसके अलग अलग हल निकालना चाहते हैं, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख दीजिए। तो x प्लस 6 को 0 के बराबर रखेंगे और x माइनस 1 को भी 0 के बराबर रखेंगे। x प्लस 6 को 0 के बराबर रखेंगे तो आ जाएगा x का मान एक तो माइनस का 6, और इसको 0 के बराबर रखेंगे तो एक मान आ जाएगा कितना? x बराबर 1। तो ये तो हमारे पास में आ गए इसके दो शून्यांक। एक शून्यांक तो आ गया माइनस का 6 और दूसरा शून्यांक हमारे पास में आ गया प्लस का 1। अब इसने बोला है कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जो हमारा सूत्र है, एक बार हम सूत्र से देख लेते हैं। सूत्र से, तो सूत्र से क्या होता है? जो शून्यांकों का योग होता है, शून्यांकों का योग बराबर क्या होना चाहिए? माइनस b बटा a होना चाहिए। तो माइनस b क्या है? देखिए इधर माइनस b है, यहाँ पे 5 बटा a क्या है? 1। तो शून्यांकों का योग आपके पास कितना आना चाहिए? -5 आना चाहिए, ठीक है। अब आप जांच कर लीजिए। तो अपना पहला शून्यांक क्या था? -6। दूसरा शून्यांक क्या था? 1। जोड़ा तो क्या आया? -5 आया। मतलब ये -5 ये था और -5 ये आपके पास आ गया, जांच हो गई। इसी तरह से जो सेकंड वाला हम देख लेते हैं, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल तो सूत्र से क्या होता है? c बटा a होता है। यहाँ पे c क्या है? माइनस का 6 बटा a क्या है? 1। मतलब आपको गुणा करने पे क्या मिलना चाहिए? माइनस का 6। अब लीजिए आप गुणा करके देखिए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जांच। तो माइनस का जो 6 है उसको जब आप 1 से गुणा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? माइनस का 6 मिलेगा। तो -6 चाहिए था और माइनस का 6 ही आपको मिल गया। तो इसका मतलब ये हमने जो भी किया है वो सत्यापित हो गया है। तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, सत्यापित किया गया, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है AP 19, 17, 15, 13 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग कितना हो? 100 हो। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे योग की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे सूत्र कौन सा लगेगा? यहाँ पे SN वाला सूत्र लगेगा। तो पहले हम देख लेते हैं हमें दिया हुआ क्या क्या है। आपको कोई AP दे रखी है तो मतलब आपको यहाँ पे क्या क्या पता है? आपको यहाँ पे प्रथम पद पता है जिसको हम क्या बोलते हैं? A, वो कितना है? 19। आपको यहाँ पे D पता है, D कैसे निकालते हैं? अगले पद में से पिछला वाला पद घटा दो। तो 17 में से हम क्या घटाएंगे? 19। बड़ी संख्या जो है वो छोटी में से घट रही है, इसलिए यहाँ पे आएगा +17 - 19, मतलब D आएगा -2। और आपको क्या पता है? योग आपको दे रखा है। योग मतलब SN बोलते हैं योग को। तो वो कितना है? 100। तो आप 100 लिख देंगे। मतलब इसमें ज्ञात क्या करना है? आपको कितने पद लिए जाएं, आपको n नहीं पता है, तो यहाँ आपको क्या निकालना है? n निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? इसमें सूत्र लगाएंगे। तो SN बराबर होता है, SN बराबर n बटा 2 2a प्लस n - 1 इंटू D। तो SN है यहाँ पे कितना? 100 बराबर n हमें पता है नहीं, निकालना है, तो n बटा 2
ब्रैकेट 2 इंटू ए का मान है 19 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है माइनस का 2। इसको हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप 100 बराबर n बटा 2 इसको हल कर लेते हैं थोड़ा। तो 2 को 19 से गुणा किया, कितना हो गया 38। उसके बाद में इस माइनस 2 को आप क्या कीजिए, ये दोनों देखिए गुणा में है ना। तो ये संख्या जो है ब्रैकेट वाली, ये तो प्लस की है और ये माइनस की है, दोनों को गुणा करेंगे। एक प्लस की माइनस की संख्या गुणा करते हैं तो माइनस आता है। और इसमें आप ये भी सोच सकते हैं भी अगली संख्या जो है पीछे वाली, इसको आगे ले आइए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ आप लिखेंगे माइनस का 2 आगे, फिर हो जाएगा n माइनस का 1, ब्रैकेट कर दिया आपने बंद। ठीक है, बट्टा में लगा दिया 1। क्या कर लेंगे इसका वज्र गुणा, तो ये 2 तो चला जाएगा 100 से गुणा होने, तो ये जाएगा 100 इंटू 2 बराबर 1 इससे गुणा होगा तो यही चीज वापस आ जाएगी। तो ये हो जाएगा n 38 माइनस 2 n माइनस का 1। ठीक है, तो 100 को 2 से गुणा किया, या फिर आप 100 को 2 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 200। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 2 कॉमन आ रहा है इसमें, तो पहले अपन कॉमन निकाल लेते हैं ताकि अपना थोड़ा छोटा बन जाए क्वेश्चन। तो 38 है, ये एक पद तो यहाँ पे ये है, दूसरा पद ये है। इन दोनों पदों में से आप 2 बार निकाल रहे हो तो निकाल लो बाहर, तो 2 बार आ जाएगा। n यहाँ पहले से ही पड़ा था तो 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 19 दूनी 38 मतलब 19 बचा, माइनस 2 निकाल लिया बाहर, तो यहाँ क्या बचा n माइनस का 1 बच गया। ठीक है, अब देखिए दोनों साइड 2 से कट सकता है, तो ये 2 से कटा 1 आ गया, यहाँ पे 2 से काटा तो कितना आ गया 100 आ गया। ठीक है, इसको आप आगे करें तो ये हो जाएगा 100 बराबर n, ये हो गया 19 माइनस n माइनस 1 ब्रैकेट बंद। इसी को आप आगे कर लेंगे, हो जाएगा 100 बराबर n 19 ब्रैकेट खोल लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का n, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा प्लस का 1 ब्रैकेट बंद। तो 100 बराबर n 19 और 1 कितना हो गया, हो गया 20 माइनस का n। फिर आगे 100 बराबर 20 को n से गुणा किया, ये हो जाएगा 20n प्लस माइनस हो गया माइनस, n को n से गुणा किया हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, अब आप इन दोनों को इधर लेके आ जाएंगे दूसरी तरफ, ताकि ये द्विघात समीकरण बन रहा है तो हमें इसको द्विघात वाले तरीके से ही हल करना पड़ेगा। तो आप इसको इधर लाएंगे, माइनस n स्क्वायर था, ये प्लस का n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 20n था, ये इधर लाएंगे माइनस का 20n हो जाएगा। ठीक है, और ये जो था ये प्लस का 100 था, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये प्लस का 100 ही रहेगा, तो बराबर कितना आ गया 0। ठीक है, अब आप इसको द्विघात समीकरण वाले तरीके से हल करेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पे a का मान कितना है 1, b का मान है यहाँ पे माइनस का 20 और c का मान है यहाँ पे 100। तो आप a और c जो है उसको आपस में गुणा करते हैं, तो a को c से गुणा किया 100। अब देखिए 100 किस किस के पहाड़े में आते हैं, 100 1 के पहाड़े में 100 बार, ऑब्वियसली ये तो हम नहीं लेंगे। उसके बाद में 100 आता है 10 के पहाड़े में 10 बार। ठीक है, और 100 आता है 20 के पहाड़े में 5 बार। ठीक है, आई थिंक हमारा इन तीनों से काम हो ही जाएगा। तो अगर हम ये वाली चीज सोच के चलें, यहाँ पे 10 और 10, तो अगर 10 और 10 आपको 20 लाने हैं, तो अगर आप माइनस 10 और माइनस 10 ले लेते हैं तो आपको माइनस के 20 मिल जाते हैं। ठीक है, और जब आप माइनस के 10 को माइनस 10 से गुणा करते हैं तो माइनस माइनस तो प्लस बन जाता है, और 10 को 10 से गुणा करते हैं तो 100 आ जाता है। तो गुणा वाला काम भी हो गया हमारा और जोड़ने वाला काम भी हो गया। मतलब ये बीच वाली संख्या, इसके जो हमारे गुणनखंड बनेंगे वो क्या बनेंगे, माइनस 10 और माइनस 10। इसको आप आगे हल कर लीजिए, n स्क्वायर माइनस का 10n माइनस का 10n प्लस का 100 बराबर 0। अब आप इन दोनों में से क्या निकाल लेंगे, दो में से कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे आप n कॉमन लेंगे तो क्या बच गया आपके पास में n माइनस n ले लिया बाहर, क्या बच गया 10, इधर ले लिया माइनस, इन दोनों में से क्या कॉमन है 10 कॉमन है, तो आप n ले लेंगे। ये प्लस है या माइनस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। 10 में 100 में 10 का भाग देंगे 10 ही आएगा, तो बराबर हो गया 0। बाहर निकालेंगे तो n माइनस 10 इधर बच गया, और जो शेष बच गया n माइनस 10 उसको भी ब्रैकेट में आप लिख लेंगे बराबर 0। दोनों को अलग अलग आप 0 के बराबर रख देंगे, तो n माइनस 10 बराबर 0। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। और इधर भी आप n माइनस 10 ही है, उसको 0 के बराबर रखेंगे, तो यहाँ पे भी n की वैल्यू क्या आने वाली है, 10 ही आने वाली है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था, अभी कितने पद लिए जाएं, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा,
इसके 10 पद लिए जाएं ताकि उनका योग कितना हो 100। तो लास्ट में आप चाहें तो इसको आप समरी रूप में लिख सकते हैं कि अतः इस एपी में 10 पद लेने पर योग 100 होगा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। क्वेश्चन नंबर 9 है 3x माइनस के 5y बराबर -1 और 2x माइनस वाई बराबर -3। ये दो समीकरण आपको दे रखे हैं और इसमें आपको ग्राफ बनाना है, मतलब ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। तो करते हैं। जो पहला समीकरण है सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 3x माइनस के 5y बराबर -1। ठीक है, इसमें जो दो पद हैं x वाला और y वाला, दोनों में से एक पद को दूसरी तरफ भेजना है। तो हम दूसरी तरफ उसको भेजते हैं जिसका बराबर की दूसरी तरफ जो संख्या दे रखी है उसमें भाग नहीं जाता है। ठीक है, अगर भाग जाता है तो हम उधर नहीं भेजते, अगर भाग नहीं जाता है तो हम उधर भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दोनों संख्याएं हैं 3 और 5, ठीक है, इन दोनों का हम क्या करेंगे, एक के अंदर भाग दे के देखते हैं। जो हमारे लिए इजी पड़ता है वो हम रख लेते हैं और जो नहीं पड़ता है उसको हम दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ पे जो -5 है इसका हम भाग देंगे अगर -1 में, तो ये पॉइंट में आंसर आएगा लेकिन भाग पूरा चला जाएगा। इसलिए हम -5y को यहीं रख लेंगे। -5y बराबर -1 और ये जो 3x है इसको हम उधर भेजेंगे तो ये जाएगा -3x बन जाएगा। ठीक है, ये जो है समीकरण इसको हम अलग से नोट कर लेंगे क्योंकि ये समीकरण हमें आगे जाकर के जो चिन्ह है वो चिन्ह ये देगा, इसलिए अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण में x बराबर रख देंगे। x बराबर 0 रखने पर तो -5y बराबर हो जाएगा -1 और ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर हो गया 1/5। ठीक है, अब 1 में जब आप 5 का भाग देंगे तो 1 में 5 का भाग देके देख लेते हैं हम। 1 है, 1 में 5 का भाग देंगे, पॉइंट लगेगा, 10 हो जाएंगे। कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो आपके पास में आएगा पॉइंट, कितना आएगा, 0.2। तो यहाँ पे y का मान हमारे पास में आ गया 0.2। ठीक है, तो हमारा जो प्रथम बिंदु है वो क्या प्राप्त हो जाएगा, प्रथम बिंदु बराबर x का मान 0 और y का मान 0.2। ठीक है, अब इससे हम क्या बना लेंगे, हम बना लेंगे सारणी। हमें केवल एक बिंदु निकालना होता है फिर हमारा काम चल जाता है। तो पहला बिंदु हमने लिख लिया यहाँ पे 0 और यहाँ पे हमने लिखा 0.2। अब x के साथ में मान यहाँ पे क्या है, -3, वो हम लिख देंगे यहाँ पे y के आगे, और y के साथ में मान है -5, वो हम लिख देंगे यहाँ पे x के आगे, और इन दोनों को जोड़ के हम दूसरा बिंदु प्राप्त कर लेंगे। तो -5 और +0 ये कितना हो गया, -5, -3 और +0.2। अब ये जो चीज़ है यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं, तो इसके लिए आप देखिए -3 है और +0.2 है। तो -3 और प्लस का है 0.2। अब देखिए एक संख्या प्लस की है, एक संख्या माइनस की है। इसका मतलब ये है कि भाई हमें क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटाएंगे। यहाँ पे जो 3 है ना, इसमें पॉइंट नहीं लगा रखा, तो इस संख्या को हम लिख सकते हैं 3.0। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 3.0 जो है इसमें से आप घटाएंगे 0.2। अब घटा लीजिए तो 30 में से जैसे 2 गए तो 28 आते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए, तो ये हो गया 2.8। तो मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं तो कितना आता है, 2.8 आता है। और यहाँ पे बड़ी संख्या किसकी थी, माइनस की थी, इसलिए ये जो आंसर आएगा ये 2.8, ये भी किसका आएगा, ये माइनस का आएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2.8। ठीक है, तो ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए। जरूरी नहीं है कि आप अगला तीसरा पॉइंट निकालें, अगर आप 2 पॉइंट निकाल लेते हैं तो भी अपना काम हो जाता है। फिर आगे हम दूसरा समीकरण देखते हैं, 2x माइनस के y बराबर -3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y है केवल, इसके साथ कोई संख्या नहीं है, इसके साथ केवल 1 है। तो जब 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस वजह से आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2x को उधर भेज देंगे। तो ये समीकरण लिख लेते हैं पहले, 2x माइनस के y बराबर -3। तो -y बराबर -3 और माइनस का हो गया 2x। ठीक है,
अब क्या करेंगे, x बराबर आप लिख लेंगे 0, तो x बराबर 0 रखने पर तो माइनस के y बराबर माइनस का 3, तो y बराबर हो गया 3। अब यहाँ पे हमारा जो प्रथम बिंदु है ये क्या बनेगा, प्रथम बिंदु आ जाएगा हमारे पास में x का मान हो जाएगा 0 और y का मान हो जाएगा 3। तो हमारी जो सारणी बनेगी x और y, पहला बिंदु है 0, दूसरा बिंदु है 3, और इसमें जो चिन्ह चाहिए थे वो वाला समीकरण है ये वाला। y के साथ में क्या है माइनस का 1, तो वो चल जाएगा x के आगे, और x के साथ में माइनस का 2 वो चला जाएगा y के आगे। -1 और प्लस का 0 कितना हो गया, माइनस का 1, और माइनस का 2 और प्लस का 3 ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। माइनस का 2 प्लस का 3 प्लस का 1, ठीक है। तो ये दो बिंदु हमें मिल गए। अब हम बना लेंगे इसका ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए हमने इसका जो कार्तीय निर्देशांक तंत्र है वो हमने कॉपी में ड्रॉ कर लिया है। ये हमारा प्लस एक्स है, ये हमारा माइनस एक्स है, ये प्लस वाई है और ये माइनस वाई है, बीच वाला मूल बिंदु है। तो हम सबसे पहले वाले समीकरण जो है उसका हम बनाते हैं। तो यहाँ पे x का मान है 0 और y का मान है 0.2, तो y का मान 0.2, ये यहाँ पे कहीं पे x का मान 0 आपको देखना ही नहीं है, केवल आपको y वाला मान बनाना है। तो एक तो आपको यहाँ से कहीं पे बनेगा, आप ग्राफ में बना सकते हैं इसको, बट मेरे पास अभी ग्राफ है नहीं, इस वजह से मैं यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। दूसरा मान है x का मान है -5 और y का मान है -2.8। तो x का मान -5 ये रहा, और y का जो मान है -2.8 ये यहीं कहीं आएगा, ठीक है। माइनस का 2.8 मतलब आप यहाँ तक इसको ये मान सकते हैं, यहाँ से कहीं ये पॉइंट आएगा, ठीक है। और ये आप लिख सकते हैं इसको -5 -2.8, ठीक है। आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला सकते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा खिंच जाएगी, तो ये इस तरह से ये रेखा खिंच जाएगी। ये पहली रेखा हमारी हो गई, इसमें हमने नाम लिख दिया। उसके बाद में जो दूसरा है x का मान 0 और y का मान है 3। तो x का मान 0 आपको देखना ही नहीं है, y का मान जो 3 है ये आपके पास में यहाँ पे है, y का मान 3, तो आप यहाँ पे लिख देंगे x का मान 0 y का मान 3। दूसरा बिंदु है x का मान -1 और y का मान 1। तो x का मान -1 ये, और y का मान जो है ये आपको चाहिए कितना, 1। तो x का मान हो गया कितना, -1 और y का मान हो गया कितना, 1। ये पॉइंट आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट बन गए, इसे हम अब मिला देते हैं। इस तरह से मैंने इसको मिला दिया है। और ये हमारी दूसरी वाली रेखा थी जिसका नाम था 2x - y बराबर -3। तो 2x - y बराबर -3। अब ये मैंने हाथ से बनाया है, इस वजह से ये एग्जैक्ट एकदम आपको सही नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब आप ग्राफ में बनाएंगे तो बिल्कुल सही तरीके से बन जाएगा। और दोनों रेखाएं आपकी, ये वाला जो बिंदु है इस पे कटेगी, तो जहाँ पे दोनों रेखाएं कटेगी वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे x का जो है वो मान है -2 और y का मान है -1, जहाँ पे दोनों रेखाएं आपस में कट रही हैं। तो x बराबर आ जाएगा आपके पास में -2 और y बराबर आपके पास में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न सारणी का माध्य तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको एक सारणी दे रखी है जिसमें वर्ग अंतराल दे रखा है और साथ ही बारंबारता दे रखी है, और इसका माध्य और बहुलक ये दोनों ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें माध्य ज्ञात करना है उसके लिए हम माध्य की पद विचलन विधि काम में ले रहे हैं। पद विचलन विधि, क्योंकि पद विचलन विधि ऐसी होती है जिससे चाहे कोई भी क्वेश्चन हो उसकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाती है, गणना बहुत ही आसान हो जाती है, इसलिए हम इस विधि का उपयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो वर्ग दे रखा है इससे हमें ज्ञात करना है xi का मान। xi
एक्स आई का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं, जो आपको वर्ग अंतराल दे रखा है इनमें आप इन निम्न सीमा और जो उच्च सीमा है इन दोनों को आप जोड़ते हैं। तो जैसे 5 और 15 इनको जोड़ा तो आया 20 और फिर उसका आधा कर देते हैं, तो 20 का आधा कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, और बाकी जो वर्ग है इनसे एक्स आई का मान निकालने के लिए आपको सबको अलग अलग जोड़ करके आधा करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो पहला वाला है हमने एक्स आई का मान निकाला है, इसको आप इस वर्ग जो हमें दिया गया है इससे आप इसकी तुलना कर लीजिए। तो जैसे इसकी निम्न सीमा 5 है और हमें एक्स आई का मान मिला 10, मतलब कि ये 5 से 5 ज़्यादा है तो हमें 10 मिला। तो सब में हमें क्या करना है, निम्न सीमा से 5 5 बढ़ाते जाना है। तो 15 में 5 जोड़े तो कितने आ गए, 20 आ गए। 25 में 5 जोड़े कितने आ गए, 30 आ गए। फिर हो गया 40, फिर हो गया 50 और फिर हो गया 60। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया एक्स आई का मान। उसके बाद आप नेक्स्ट वाला निकालेंगे डी आई का मान। डी आई निकालने के लिए आप क्या करते हैं, डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस का ए। डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। यहाँ पे ए जो है ये हमें कल्पित मान मानना होता है। तो कल्पित मान हम जो एक्स आई वाली जो कॉलम है इसमें हम जो शुरू वाला मान है इसको हम ए मान लेते हैं। ऐसा करने से हमें क्या फ़ायदा होता है कि आपको आगे जा कर के माइनस की जो वैल्यूज़ है, माइनस के मान नहीं मिलते हैं और आपके कैलकुलेशन के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि आपको माइनस प्लस की संख्याओं का जोड़ बाकी गुणा भाग करना पड़े, क्योंकि कई बच्चों को माइनस प्लस की जो जोड़ बाकी उसमें प्रॉब्लम होती है। इसलिए आप हमेशा एक्स आई का जो पहला वाला मान है वो आप ए मान के चलें। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, एक्स आई वाले ये जितने भी मान हैं इसमें से आपको ये ए वाला मान माइनस करते जाना है। तो जैसे 10 है, 10 में से 10 माइनस किया तो आया 0, 20 में से 10 माइनस किया तो आया 10, 30 में से 10 माइनस किया तो आया 20, फिर आगे आएगा 30, फिर आगे आएगा 40, फिर आएगा 50। ठीक है, ये डी आई का मान आ गया। अब आगे हम निकालेंगे यू आई। तो यू आई बराबर क्या होता है, डी आई बटा एच होता है। मतलब कि आपको जो डी आई वाले मान मिले हैं इसमें एच का भाग देना है। यहाँ पे एच क्या है, जैसे एच है ये जो वर्ग है इसमें अंतराल कितने कितने का है, मतलब कितने कितने का अंतर है वो एच होता है। तो 5 से 15 आप आगे वाले में से पीछे वाले को घटा के देख सकते हैं। तो जैसे 15 में से 5 गया तो कितने आए 10, 25 में से 15 गया तो भी कितना है 10। इसका मतलब एच का मान यहाँ पे कितना है 10। तो ये जितने भी मान है डी आई वाले उसमें आपको 10 का भाग देते हुए जाना है। तो 0 में 10 का भाग देंगे क्या आएगा 0, 10 में 10 का भाग दिया कितना आया 1, फिर 20 में 10 का भाग दिया कितना आया 2, फिर 30 में 10 का भाग 3, इसी तरह से 4 और 5। तो इस तरह से हमें यू आई का मान मिल गया। अब आगे नेक्स्ट हम निकालेंगे एफ आई यू आई। जो एफ आई यू आई है इसके लिए आपको क्या करना होता है, यू आई वाला जो कॉलम है वो और जो एफ आई वाला कॉलम है वो इसके जो मानों को आपस में गुणा करते जाना है। तो यहाँ पे जो 6 है उसको हम 0 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0, 11 को आप 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 11, 21 को जब आप 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 21 दूनी 42, उसके बाद 23 को आप गुणा करेंगे 3 से तो कितना आएगा 33 69, उसके बाद 14 को आप गुणा करेंगे 4 से तो ये आएगा 14 4 56, उसके बाद 5 को आप 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25। ठीक है, अब आप आगे क्या करेंगे, एफ आई यू आई जो वाला जो मान है इसको आपस में जोड़ लेंगे और एफ आई का जो मान है इनको भी सारे मानों को आप जोड़ लेंगे। तो इधर हम जब टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा 6 और 5 11, 11 और 9 हो गया 20, 20 और 2 हो गया 22, 22 और 1 हो गया 23, 23 का 3 हासिल 2, 2 और 2 4, 4 5 हो गया 9, 9 और 6 हो गया 15, 15 और 4 हो गया 19, 19 और 1 हो गया 20। तो ये हो गया 203। तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई का जो मान है कितना आया 203 और इधर से एफ आई का जो मान है ये हम जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 9 और 3 कितना हो गया 12, फिर 13, फिर 14, 14 और 6 कितना हो गया 20, हासी लगी 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8। तो ये मान आ गया हमारे पास में 80। तो ये हो गया सिग्मा एफ आई का मान और ये हो गया सिग्मा एफ आई यू आई का मान। अब आप आगे क्या करेंगे, आप सूत्र लगाएंगे पद विचलन विधि के लिए जो एक्स बार का सूत्र लगता है, एक्स बार ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ये हो जाएगा एक्स बार बराबर ए कितना माना था 10 माना था तो 10 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया हमारे पास 203 बटा सिग्मा एफ आई का मान कितना आया 80 इंटू एच का मान कितना आया है 10 तो 10। ठीक है, तो x बार बराबर हो जाएगा 10
प्लस अब 203 में क्या करना है, 8 का भाग देना है। तो आप साइड में 203 में आप 8 का भाग दे के देख लेंगे कितना आएगा। 8 दूनी 16, बच गया कितना 4, 3, 8 5 हो गया कितना 40, बच गया 3, लगा लिया आपने पॉइंट, हो गया 30, 8 दिया 24। ठीक है, पॉइंट के आगे एक अंक तक हमें लेना होता है, तो ये आ गया 25.3। तो ये हो गया 25.3। तो x बार बराबर, अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे, तो 25 और 10 हो गया 35। तो ये हो गया 35.3 लगभग, क्योंकि पूरा पूरा मान भाग नहीं गया था इसलिए हमने एक अंक तक लिया था, इसलिए यहाँ पे हमने लगा दिया लगभग। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसका पार्ट 1, जिसमें आपको माध्य निकालना था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देखते हैं बहुलक निकालना। आपको बहुलक निकालने का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो बहुलक निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जो आपको बारंबारता दे रखी होती है इसमें आपको सबसे बड़ी वाली जो बारंबारता है वो देख लेनी होती है। तो यहाँ पे 6, 11, 21, 23, 14 और 5, इसमें सबसे बड़ी संख्या है 23। तो ये जो है ये आपका होगा बहुलक वर्ग। ठीक है, ये आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा ये। ठीक है, इससे आपको अब बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या होता है, होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब हम इनमें से मान जो भी है वो मान लिख लेंगे पहले। तो निम्न सीमा बहुलक वर्ग की यहाँ पे कितनी है 35। F0 ये है आपका F0, ये है F1 और ये है F2। ठीक है, आप मान लिख लेंगे। तो F1 है हमारे पास में कितना 23, F0 है हमारे पास में कितना 21, F2 है हमारे पास में कितना 14 और H का मान है हमारे पास कितना 10, 10 का गैप आ रहा है, तो H का मान हो गया कितना 10। ठीक है, अब आप इसमें मान रख दीजिए। तो बहुलक बराबर L है 35, तो 35 प्लस आगे ब्रैकेट लगाइए F1 माइनस F0 मतलब कि 23 माइनस 21 बट्टा 2 इंटू F1, तो 2 इंटू 23 माइनस F0 है कितना 21 माइनस F2 है कितना 14 इंटू H कितना है 10। तो बराबर आ जाएगा 35 प्लस 23 में से 21 गए तो कितने बचे 2, 23 दूनी हो गया 46 माइनस ये कितना हो गया, दोनों को आप जोड़ लेंगे, 4 1 हो गया 5 और 2 1 हो गया 3 इंटू हो गया कितना 10। तो यह आ जाएगा 35 प्लस 2 बटा 46 में से 35 गया, 6 में से 5 गया तो 1 और 4 में से 3 गया तो 1, और इसको आपको गुणा 10 से करना है। आगे करेंगे तो 35 प्लस 2 को 10 से गुणा किया कितना आ गया 20 बट्टा कितना आएगा 11। तो आप 35 प्लस 20 में 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11, बच गए कितने 9 बच गए, तो 90 हो जाएगा पॉइंट की वजह से। तो 11 8 88, तो ये जाएगा आप कितना आंसर आ जाएगा आपका 35 और 1 हो गया 36, तो 36.8 लगभग। तो आप आंसर यहाँ पे लगा देंगे 36.8 लगभग। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।